खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट एज 75 को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तूफान की। अटकलों के बीच उठ रहे सुर, कहीं मोदी को इशारा तो नहीं। खैर, आगे देखिए बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया बनाम तेजस्वी मुद्दे पर छिड़े घमासान पर हमारी खास रिपोर्ट। सावन में योगी की शिव साधना पर एक रिपोर्ट के जरिए हम भक्ति की झलक पेश करेंगे। और चलते चलते बात होगी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रहे सस्पेंस की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि 75 साल पूरे होने पर किसी भी नेता को जब साल उड़ाई जाती है तो इसका एक मतलब है। यह मतलब यह है कि उनकी उम्र हो चुकी है, आपको बाकियों को मौका देना चाहिए। यह हम रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? नागपुर में संघ के दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले की किताब के लॉन्चिंग के मौके पर मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायर होने की बात कही। भागवत ने कहा, मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि अगर 75 साल का होने पर आपको शॉल से सम्मानित किया जाए तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना है, आप बूढ़े हो गए हैं, आप किनारे हो जाएं और दूसरों को आने दें। मोहन भागवत के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रिटायरमेंट पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने दावा किया था कि मार्च में पीएम मोदी संघ मुख्यालय गए थे, जहां उनके संभावित रिटायरमेंट को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि इससे पहले मई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि पीएम मोदी 2029 के चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वहीं भागवत का बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही महीनों में यानी सितंबर में खुद भागवत और पीएम मोदी दोनों 75 साल के हो जाएंगे। इस मामले में विशेषज्ञ कहते हैं कि संघ प्रमुख के लिए रिटायरमेंट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के मामले में रिटायरमेंट की लिमिट बीजेपी ने ही तय की है। हालांकि अब तक तो यही माना जाता रहा है कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी पद पर बने रहेंगे, उन्हें इससे छूट मिलेगी। हालांकि माना जा रहा है कि भागवत का यह बयान बताता है कि बीजेपी पर संघ की पकड़ और मजबूत हो रही है। 75 वर्ष त्यांची पूर्ण झाली। आम्ही सगळे वृंदावनला बैठकीत होतो, सगळे देशभरातले कार्यकर्ते होते आणि शेवटच्या त्या समारोपाच्या अगोदरच्या सत्रात शेषाद्री जी ने म्हटलं, आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल, तर शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला। ते उभे राहिले, उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे। बीजेपी में राज्य और मंडल स्तर पर उम्र की सीमाएं। आपको बता दें कि भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। हालांकि कुछ स्तरों पर उम्र सीमाएं लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिलाध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया था। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्रा जैसे कई नेता शामिल थे। पीएम मोदी का सफरनामा। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों में काफी दिलचस्पी थी। अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को पीएम मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी राजनीति में एंट्री की और बीजेपी से जुड़ गए। 1988 से 89 में मोदी को गुजरात बीजेपी में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगातार 4 बार 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। इशारा किसकी ओर, संकेत पर सियासत।
बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल ऐसे में विपक्षी नेताओं को मौका मिल गया है। उन्होंने मोदी के रिटायरमेंट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना के संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, मोदी ने आडवाणी और जोशी को रिटायर कर दिया था, अब क्या खुद पर भी यही नियम लागू करेंगे? कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं, ये दोहरे मापदंड है जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, अब उन नियमों से मौजूदा नेतृत्व को छूट क्यों? मोदी के बाद कौन? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी, जयंत सिन्हा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल। पीएम मोदी का आरएसएस से पुराना रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ से पुराना रिश्ता है। बात साल 1958 की है, जब दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। इसके बाद मोदी संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। बताया जाता है कि उस वक्त मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आता था। यही वजह थी कि वो भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला के साथ घूमने निकल जाते थे। बीजेपी कर चुकी है रिटायरमेंट की बात को खारिज। बता दें कि मोदी की उम्र और रिटायरमेंट की चर्चा कोई नई नहीं है। हाल ही में शाह ने खुद अपने रिटायरमेंट की योजना भी शेयर की। वो वेद, उपनिषद और जैविक खेती में समय बिताना चाहते हैं। हालांकि शाह अभी 60 साल के हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित सेवानिवृत्ति के अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ माह पहले ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में खुलासा कर दिया है। भावी पीएम के मुद्दे पर क्या बोल चुके हैं योगी? भावी प्रधानमंत्री के रूप में जनता की भावनाओं के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आदित्यनाथ ने कहा कि वो राजनीति को अपना पूर्णकालिक काम नहीं मानते। उन्होंने कहा था, देखिए, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक नौकरी नहीं है। फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। उन्होंने कहा, जब तक हम यहाँ हैं, हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। आपको बता दें कि भाजपा आलाकमान के साथ संभावित मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर योगी आदित्यनाथ ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, मतभेद का सवाल ही कहां से आता है? आखिरकार मैं पार्टी की वजह से ही यहाँ बैठा हूँ। अगर केंद्रीय नेताओं से मेरे मतभेद हैं, तो क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? उन्होंने कहा था। दूसरी बात यह है कि चुनाव टिकटों का वितरण पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। सभी मामलों पर संसदीय बोर्ड में चर्चा की जाती है। मामले उचित जाँच के बाद वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए बोलने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। कोई किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार 2 कार्यकालों में पिछले करीब 9 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान हैं। वो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले राजनीतिज्ञ हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, लोक लुभावन पहलू और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके प्रशासन की पहचान सख्त कानून से रही है, जिसमें कथित अपराधियों की संपत्ति को बुलडोजर से गिराने, पुलिस मुठभेड़ जैसे अपराधियों पर विवादास्पद कार्रवाई भी शामिल है। भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। वहीं 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के ट्रक पर चढ़ने से रोके जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। अब ये दोनों नेता बनाम तेजस्वी हो गया है। पप्पू यादव और कन्हैया बनाम तेजस्वी का मुद्दा हर बार क्यों उठ जाता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण और मतदाता सत्यापन के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था। बिहार बंद और चक्का जाम के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जैसे नेता सड़क पर उतर आए, नेतृत्व किया। अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने के लिए महागठबंधन की ओर से बुलाया गया ये बंद पप्पू यादव को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के ट्रैक पर चढ़ने से रोके जाने और कन्हैया कुमार को उतारे जाने के लिए सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही जनता दल यूनाइटेड और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इसे लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार को प्रभावशाली नेता बताते हुए कहा कि वो प्रतिभावान नेता हैं। आरजेडी नहीं चाहती कि कांग्रेस में ऐसे प्रभावशाली नेता सक्रिय रहें। कन्हैया कुमार जैसे नेताओं से आरजेडी को डर लगता है, क्योंकि वो उसके नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। नहीं, ऑलरेडी देखिए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किसको कांग्रेस ने चढ़ने दिया नहीं चढ़ने दिया, ये मेरा विषय नहीं है।
इस पर ऑलरेडी मैंने बात कह दी है कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं। कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। निशाने पर तेजस्वी यादव। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की इज्जत सरेआम उतरवा दी। जेडीयू की प्रतिक्रिया, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ये दोनों ही नेता राहुल गांधी को बहुत पसंद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को नापसंद है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और तेजस्वी यादव की चली। पप्पू यादव कन्हैया बनाम तेजस्वी क्यों? दरअसल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महागठबंधन के आयोजन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजाए गए ट्रैक पर चढ़ने से रोके जाने को लेकर सबके निशाने पर आरजेडी और तेजस्वी यादव ही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया बनाम तेजस्वी यादव की बात हर बार क्यों उठ जाती है। इसकी जड़ें पुरानी है। बता दें कि तेजस्वी यादव के सियासत में सक्रिय होने के बाद पप्पू यादव के सियासी रिश्ते लालू यादव और उनके परिवार से बिगड़ते चले गए। पप्पू यादव ने आरजेडी छोड़ जन अधिकार पार्टी नाम से अपनी पार्टी बना ली, तो इसके पीछे भी तेजस्वी यादव के साथ उनके अनबन के ही चर्चे थे। पप्पू भी यादव जाति से ही आते हैं जो तेजस्वी की जाति है। मुस्लिम और यादव बाहुल्य कोसी और सीमांचल के बेल्ट में पप्पू यादव मजबूत पकड़ रखते हैं। मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी की सियासत का भी आधार माना जाता है। तेजस्वी यादव को पप्पू पसंद नहीं है, तो उसके पीछे यादव पॉलिटिक्स के पेज पर लालू यादव की छाया से बाहर निकल खुद को स्थापित करने की उनकी चाहत भी वजह बताई जाती है। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो वो युवा है। आरजेडी की कोशिश युवाओं को सियासत में तेजस्वी को प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित करने की है और इस कोशिश में कन्हैया कुमार चुनौती भी बन सकते हैं। तेजस्वी और उनकी पार्टी कन्हैया को कथित तौर पर पसंद नहीं करती, तो उसके पीछे इन सभी फैक्टर्स के साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रियता भी वजह हो सकती है। पहले भी दिख चुकी है तल्खी। बता दें कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की पप्पू और कन्हैया को लेकर तल्खी पहले भी दिख चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट चुनाव मैदान में उतारा था। तब गठबंधन के बावजूद आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कन्हैया के लिए बेगूसराय सीट चाहती थी, लेकिन मिली नहीं। मजबूरन कांग्रेस को उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उतारना पड़ा। कन्हैया कुमार की अगुवाई में पिछले दिनों हुई पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा से भी तेजस्वी और उनकी पार्टी असहज नजर आई थी। पप्पू यादव की बात करें तो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी। लालू यादव ने उनसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने और मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। पप्पू यादव आरजेडी प्रमुख लालू से हुई मुलाकात के बाद अगले ही दिन दिल्ली पहुंचे और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव नामांकन के बाद तक लालू यादव से टिकट की गुहार लगाते रहे, ये कहते रहे कि लालटेन निशान पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन पप्पू को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना पड़ा। पप्पू यादव को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी बाजी जीतकर संसद पहुंचने में भले ही सफल रहे, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी ने पहले टिकट देने फिर चुनाव हराने के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पप्पू यादव ने हाल ही में सीएम पोस्ट के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम आगे बढ़ा दिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही देश के अव्वल मुख्यमंत्री में शुमार नहीं है। उनकी जीवन शैली, राजनीतिक आत्मसंयम उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। यह हम रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। भगवान भोले शंकर से सभी नागरिकों की सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। बता दें कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता के मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के आरोग्यमय जीवन की कामना की। ये अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर में हुआ। चराचर जगत पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव की आराधना का सर्वोत्तम मास है सावन महीना। सावन यानी भक्ति भाव का उदात्त भाव, लिहाजा शिव को अत्यंत प्रिय पावन सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातःकाल रुद्राभिषेक व हवन किया।
रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बता दें कि शुक्रवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध, ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्वत आचार्यगण व पुरोहित गणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। आपको बता दें कि सनातन परंपरा के संस्कारों को पूरी आस्था से जीने वाले सीएम योगी हर सनातन पर्व को इसी तरह से मनाते हैं। वहीं व्रत पर्व और त्योहारों के मौके पर सीएम योगी के प्रेरक संदेश जनता में सकारात्मक भाव जगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। भारतीय जनता पार्टी ने जहां उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यह हम रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया, ऐसे में अब उनकी जगह पार्टी की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, इसको लेकर पार्टी में अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। माना जा रहा है कि भाजपा किसी पिछड़े या ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी की एक वजह इस राज्य के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी माना जा रहा है। भाजपा किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए की काट बन सके। वहीं एक एंगल इटावा में कथावाचक प्रकरण के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी से भी जुड़ गया है। बीजेपी इन्हें साथ लेने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ अब किसी पिछड़े या ब्राह्मण चेहरे पर आकर अटक गई है। इस रेस में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं ओबीसी चेहरों में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी 2027 के चुनाव को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है, जिसके जरिए जनता को संदेश दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पार्टी ने सारे विकल्प खोले हुए हैं। 10 जुलाई के बाद आखिरी फैसले पर मोहर लगने की कवायद तेज हो जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास जवाब नहीं है। यूपी में बीजेपी पीडीए के असर के कारण अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर जहां बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं सपा भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी क्या वाकई पीडीए का डर है? क्या बीजेपी 2027 के लिए इंडिया गठबंधन की काट खोज रही है? जिस तरह से जाति का मुद्दा यूपी से बिहार तक पहुंचा है, ऐसे बीजेपी किसी दलित चेहरे को ब्राह्मण पर तरजीह देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही देश के अव्वल मुख्यमंत्री में शुमार नहीं है। उनकी जीवन शैली, राजनीतिक आत्मसंयम उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। यह हम रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। भगवान भोले शंकर से सभी नागरिकों की सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। बता दें कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता के मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के आरोग्यमय जीवन की कामना की। ये अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर में हुआ।
चराचर जगत पर कृपा बरसाने वाले देवाधिदेव महादेव की आराधना का सर्वोत्तम मास है सावन महीना। सावन यानी भक्ति भाव का उदात्त भाव, लिहाजा शिव को अत्यंत प्रिय पावन सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातःकाल रुद्राभिषेक व हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बता दें कि शुक्रवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध, प्रतिफल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्वत आचार्यगण व पुरोहित गणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया। विधि विधान से पूर्ण हुए रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की मंगल कामना की। आपको बता दें कि सनातन परंपरा के संस्कारों को पूरी आस्था से जीने वाले सीएम योगी हर सनातन पर्व को इसी तरह से मनाते हैं। वहीं व्रत पर्व और त्योहारों के मौके पर सीएम योगी के प्रेरक संदेश जनता में सकारात्मक भाव जगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। भारतीय जनता पार्टी ने जहां उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यह अहम रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया, ऐसे में अब उनकी जगह पार्टी की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, इसको लेकर पार्टी में अब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर हो रही है। माना जा रहा है कि भाजपा किसी पिछड़े या ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी की एक वजह इस राज्य के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी माना जा रहा है। भाजपा किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए की काट बन सके। वहीं एक एंगल इटावा में कथावाचक प्रकरण के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी से भी जुड़ गया है। बीजेपी इन्हें साथ लेने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ अब किसी पिछड़े या ब्राह्मण चेहरे पर आकर अटक गई है। इस रेस में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं ओबीसी चेहरों में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी 2027 के चुनाव को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन कर रही है, जिसके जरिए जनता को संदेश दिया जा सके। बताया जा रहा है कि पार्टी ने सारे विकल्प खोले हुए हैं। 10 जुलाई के बाद आखिरी फैसले पर मोहर लगने की कवायद तेज हो जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास जवाब नहीं है। यूपी में बीजेपी पीडीए के असर के कारण अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर जहां बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं सपा भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी क्या वाकई पीडीए का डर है? क्या बीजेपी 2027 के लिए इंडिया गठबंधन की काट खोज रही है? जिस तरह से जाति का मुद्दा यूपी से बिहार तक पहुंचा है, ऐसे बीजेपी किसी दलित चेहरे को ब्राह्मण पर तरजीह देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।